राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिए मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एक साइड की स्टोरी सुन के बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओ एल्विश ने तो ये कर दिया, ओह मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बाकी आजकल की जनरेशन के लिए, कुछ लोगों के लिए एल्विश यादव ऐसे इतना प्रभावित हैं कि वो भी यूट्यूबर बन गए हैं। एल्विश यादव बिग बॉस में जाते हैं, वहां बिग बॉस जीत करके आते हैं और उसके बाद उनको सम्मानित करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनको खुद सम्मानित करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम रखते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है जिसमें सागर ठाकुर, जिसका नाम मैक्सटर्न भी है इंस्टाग्राम पे, उस यूट्यूबर ने एल्विश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी की। इस टिप्पणी पर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया में ही लिख दिया सबके सामने कि दिल्ली में ही रहते हो ना। इसके बाद दोनों यूट्यूबर गुरुग्राम में किसी शोरूम में मिले और बातचीत थी कि बातचीत होगी और ऑन कैमरा कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ डिबेट होगी। लेकिन भाई साहब एल्विश यादव आते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ, और सागर ठाकुर को कस के धुन देते हैं, हाथों से, लातों से, अपने घुटनों से उनके चेहरे पर वार करते हैं। अब ये जब वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर की है। एफआईआर जो की गई है वो जिन धाराओं में की गई हैं वो सभी धाराएं बेलेबल हैं, यानी बहुत कम संभावना है, मतलब ना के बराबर संभावना है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। और ये एफआईआर भी हुई है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में आता है। हम सब जानते हैं कि एमएल खट्टर साहब, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो एल्विश यादव को सम्मानित कर चुके हैं। उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम करके उनको भरी सभा में माला पहनाए, उनको उनकी पीठ थपथपाई। उसी राज्य में गुरुग्राम, और उसमें जो है एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर जिन धाराओं में दर्ज की गई हैं उन धाराओं के बारे में बता देते हैं। 147, 147, 149, 323 और 506। 147, 149 जो धारा है वो बलवा की धाराएं हैं, इसमें अमूमन गिरफ्तारी होती नहीं। 323 जो धारा है आईपीसी की, वो धारा है अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झगड़ा करता है और उसे चोट पहुंचाता है तो उसमें 323 की धारा लगती है। और इसमें जो सजा है वो 1 साल तक की होती है। तो यानी आपको पता ही है कि 2 साल से अगर कम की सजा है तो थाने से बेल, 2 साल से अगर कोई धारा लगी है जिसमें 2 साल से कम की सजा है तो बेल तो थाने से मिल जाती है। अब बात करते हैं कि एक धारा है लगाई है इसमें 506 भी। अब ये जो 506 की धारा है वो मतलब धमकी देने की धारा होती है कि आप झगड़े होते हैं और 500 आप जान से मारने की धमकी दे देते हैं, या ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, निकाल के मार दूंगा, परिवार खत्म कर दूंगा, वगैरह वगैरह। अब ये 506 की धारा भी लगाई गई है। ये पूरे देश में जो धारा है वो जमानती अपराध है, उसमें जमानत हो जाती है। लेकिन जो हरियाणा है उसमें ये गैर जमानती धारा है जिसे पुलिस अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। ये एफआईआर है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एफआईआर का कंटेंट हम आपको बता दें कि एफआईआर में लिखा क्या है। हमें धाराएं बताई कि 4 धाराएं, 147, 149, 323 और 506। अब इस एफआईआर में जो है
लिखा है, ये सागर ने, जो सागर ठाकुर हैं उन्होंने लिखा है, उनमें उन्होंने लिखा है कि मुझे जो है जान से मारने की धमकी दी गई। एलविश यादव ने ऐसा किया। मेरा नाम सागर ठाकुर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं आपके बताना चाहता हूँ कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। थ्रेट टू माई लाइफ परपेट्रेटेड बाय एलविश यादव विच नेसेसिटीज इमीडिएट लीगल एक्शन। मैं चाहता हूँ कि मुझे जान से मुझे पीटा गया, जान से मारने की कोशिश की गई, धमकी दी गई और एलविश यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। आई एम वेल नोन कंटेंट क्रिएटर, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ स्पेशलाइजिंग इन गेमिंग एंटरटेनमेंट, एक्टिवली प्रोड्यूसिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। 2017 से मैं गेमिंग कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ और मेरे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब। गजब। तो सागर ठाकुर भी कोई कम नहीं है, इनके भी खूब फॉलोअर है सोशल मीडिया पर। एंड 8,50,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 2,40,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एक्स। आई हैव ग्रांटेड रिकॉग्निशन एंड एक्कोलेड्स इन द गेमिंग कम्युनिटी फॉर माई एंटरटेनमेंट। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें लिखी है। एलविश यादव ने मुझे पीटा और ये पूरी जो घटना है वो 8 मार्च की है। लगभग 12:30 बजे, रात 12:30 बजे की घटना है। ये लोग सोते होते नहीं है क्या? 12:30 बजे की घटना है जिसमें एलविश यादव अपने 8-10 गुंडों के साथ आए। वो शराब पी हुई थी, उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू किया, मुझे भद्दी गालियां दी। एलविश यादव ने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की भी कोशिश की है और एलविश यादव ने जाते जाते मुझे धमकी भी दी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी एफआईआर में, कंप्लेन में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे जो जान से मारने की कोशिश करने की धारा है, उसकी जो धारा 308 और 307 के तहत मेरा मुकदमा दर्ज की जाए। एमएलसी जो कराई गई, जो मेडिकल कराया गया, उसमें भी जो सागर है उनकी 4 जगह चोटें होने की बात सामने है। एक होठ पे, पीठ पे, कंधे में। जो सागर ठाकुर हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे एलविश यादव का इतिहास क्या है, कि एलविश यादव क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। गमला चोरी करते हैं, सांप के जहर को सप्लाई करने के तहत उन पर एफआईआर नोएडा में है। उनसे पूछताछ होती है, किसी को पीट देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पर गिरफ्तार क्यों नहीं होते। पहले सागर ठाकुर को सुन लेते हैं, फिर हम आपको आगे इनके एलविश यादव के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो और इस चीज़ को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई कि जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलविश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एलविश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई
तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये एफआईआर भी दब जाए। और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस एफआईआर को। अगर ये एफआईआर दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। अब आपने सुना सागर ठाकुर कह रहे हैं कि कैसे उनको एल्विश यादव ने पीटा। अच्छा, ये भी कम नहीं है, सागर भी जो है सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव को लेकर के। लेकिन एल्विश यादव के इतिहास के बारे में बताएं आपको। सबसे पहले एल्विश यादव का नाम आया गमला चोरी करने में, वीडियो भी वायरल हुआ। उसमें वो G20 समिट के दौरान जो गमले लगाए गए तो उसको चोरी करते हुए नजर आए। वो जिसमें फूलों का जो गमला था उसको चोरी कर रहे थे। उस जो वीडियो में है उसका नाम बताया गया कि वो मनमोहन यादव है और जिसका कनेक्शन एल्विश यादव के साथ बताया गया। इन आरोपों के बाद एल्विश ने कहा कि उनका कोई संबंध नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में भी एल्विश यादव के साथ कुछ नहीं हुआ, पाक साफ निकल गए। उन्होंने कहा कि गमला चुरा रहा था मनमोहन यादव, उसको कोई जान पहचान नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एफआईआर जो नोएडा पुलिस ने की और बहुत हाईफाई मामला रहा। यूट्यूबर एल्विश यादव जहरीले सांपों के जहर की तस्करी कर रहे थे। सांपों की भी तस्करी कर रहे थे और उसे जहर निकाल करके पार्टीज में सप्लाई करते थे। और वो जहर जो पार्टीज में है उसको ड्रग के तौर पर लेते थे या नशा करते थे, क्या करते थे भगवान जाने। उन पर आरोप था कि वो गैर कानूनी रेव पार्टियों को आयोजित करते हैं और वहां विदेशी लड़कियों को बुलाने का भी उन पर आरोप लगा। लेकिन इसमें भी पूछताछ हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। सपेरे गिरफ्तार किए गए, जो बीच में मध्यस्थता करता था सप्लाई करने, वो गिरफ्तार किया गया, पर एल्विश यादव से पूछताछ हुई, गिरफ्तार नहीं किए गए। नोएडा में किसकी सरकार? बीजेपी की। हरियाणा में इसकी सरकार बीजेपी की। इससे पहले एल्विश यादव ने 2019 में एक वीडियो सलमान खान के खिलाफ बनाया था और सलमान खान को कहा था कि पूरा बॉलीवुड उनसे डरता है। उन्होंने विवेक ओबेरॉय का पूरा करियर खत्म कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इंडस्ट्री में केवल लड़कियों को लॉन्च किया। एल्विश ने सलमान खान के हिट एंड रन केस और काले हिरन केस का भी जिक्र किया। इससे पहले भी मारपीट के तमाम मामले सामने आते रहे हैं। जयपुर के एक रेस्टोरेंट में एल्विश ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया और एल्विश ने रेस्टोरेंट में बैठे कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ उसको थप्पड़ मारा। और इतना ही नहीं, थप्पड़ जड़ने के बाद उन्हें पलट कर आया, फिर वो शख्स को पीटा। तो एल्विश यादव का इतिहास जो है वो आपराधिक ही रहा है। आपराधिक इतिहास वाला आदमी बार बार अपराध करता है, इन्हें कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर। इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वो आराम से घूमता है, पार्टीज करता है, सेलिब्रिटीज के साथ क्रिकेट खेलता है, गाने बनाता है, वीडियो एल्बम्स लॉन्च करता है। करें, आप सोशल मीडिया स्टार हैं, रहें, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और कानून तो सबको समान दृष्टि से देखता है और कानून को सबको समान दृष्टि से देखना भी चाहिए। तो उसी समान दृष्टि से देखते हुए एल्विश यादव की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गमला चोरी के बाद जहर सप्लाई करने की एफआईआर, ऊपर से अब ये मारपीट करने की एफआईआर, इसमें धारा 323, 506 जैसी धाराएं लगी हैं, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने। अभी वैसे सभी धाराएं अवेलेबल हैं सिवाय एक 506 के। अमूमन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो उस पर गिरफ्तार ना करें। इसमें पूछताछ का 41 का नोटिस दिया जाता है, उसमें पूछताछ में शामिल होते हैं और गिरफ्तारी उसी स्थिति में करें जिसमें ये संभावना हो कि जो आरोपी है वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, रसूखदार है, देश से भाग सकता है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। एल्विश यादव एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी हैं। वो 8-10 गुंडों को लेकर के किसी को पीट रहे हैं। वो व्यक्ति लड़का अकेला है। एल्विश यादव को मुख्यमंत्री जानते हैं, एल्विश यादव को सांसद जानते हैं, विधायक जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं। तो उनसे बड़ा प्रभावित कर देने वाला आदमी तो शायद मुश्किल ही हो कोई हो। पूरी संभावनाएं हैं प्रभावित कर देने की, पर इसके बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी।
तो अच्छी बात है, साख बढ़ेगी। हरियाणा पुलिस की नहीं होगी तो यही आरोप लगते रहेंगे कि इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो मुख्यमंत्री उसको जाके पीठ थपथपाते हैं। एल्विश यादव बताएं तो एक यादव वोट बैंक भी है जो गुरुग्राम, रेवाड़ी इस इलाके में काफ़ी प्रभावपूर्ण है। जो राव इंद्रजीत हैं वो भी यादव समाज से आते हैं। खैर वो किसी समाज के भी हों और हो सकता है खट्टर साहब अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहे हों, लेकिन यहाँ पर इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स की से ऊपर है देश का कानून, और देश का कानून जैसे सौरभ शुक्ला पर लागू होना चाहिए वैसे एल्विश यादव पर भी होना चाहिए। वो किसी ने सागर ठाकुर पर भी ना होना चाहिए, सबके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि हरियाणा की पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है। तो हमने कोशिश किया कि इस वीडियो के जरिए आपको एल्विश यादव का इतिहास, वर्तमान बताएं और पूरे केस के बारे में आपको सही से जानकारी दें। जाते जाते एक वीडियो देख लीजिए जिसमें एल्विश यादव मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के साथ नजर आ रहे हैं। एमएल खट्टर उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।